हेलो दोस्तों, साउथ के कई बड़े एक्टर्स ने सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि राजनीति में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। पर्दे पर फैंस को एंटरटेन करने के बाद ये सितारे पॉलिटिक्स में शामिल होकर भी पब्लिक की सेवा में जुट गए। एनटीआर जैसे दिग्गज एक्टर से लेकर कमल हासन और पवन कल्याण जैसे दमदार एक्टर्स तक, इन सब ने अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीता है, मगर साथ में पॉलिटिक्स में भी अपनी जगह बनाई है। जी हाँ, ये एक्टर्स अब सिर्फ स्टार्स नहीं है बल्कि जनता की आवाज बन चुके हैं। यहाँ तक कि साउथ इंडिया के पॉपुलर एक्टर थलपति विजय भी पॉलिटिक्स में एंटर कर चुके हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही टॉप 10 साउथ एक्टर्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के अलावा पॉलिटिक्स में भी नाम कमाया है। नंबर 1, थलपति विजय। थलपति विजय का नाम सुनते ही फैंस का जोश 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तमिल सिनेमा के सुपरस्टार अपनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग और स्टाइलिश लुक के लिए जाने जाते हैं। विजय सिर्फ सिनेमा के ही नहीं बल्कि पब्लिक के दिलों के भी बादशाह है। साथ ही उनकी फिल्मों में जिस तरह से सोशल इश्यूज को दिखाया जाता है, उससे लोगों को ये यकीन हो गया है कि विजय एक अच्छे नेता बनने की पूरी क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि तमिलनाडु में अक्सर चर्चा होती रहती है कि विजय राजनीति में आएंगे या नहीं, लेकिन हाल ही में कंफर्म हुआ है कि थलपति विजय पॉलिटिक्स में भी एंटर करने वाले हैं। यहाँ तक कि तमिल सिनेमा के इस सुपरस्टार ने अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी का गठन भी किया है, तमिलनाडु वेट्री कड़गम यानी TVK। विजय ने इस पार्टी के गठन का ऐलान खुद एक बयान जारी करके किया। इस कदम के बाद से उनके फैंस और तमिलनाडु की राजनीति में हलचल सी मच गई है, क्योंकि विजय का नाम पहले से ही राजनीति में आने की अटकलों के बीच था। विजय ने अपनी पार्टी के नाम को लेकर कहा कि इसका उद्देश्य तमिलनाडु की जनता की सच्ची सेवा करना और समाज में बदलाव लाना है। इसके अलावा विजय ने ये भी बताया कि उनकी पार्टी का पंजीकरण चुनाव आयोग में हो चुका है, जो इस बात को साबित करता है कि अब वो राजनीति में पूरी तरह से एंट्री करने के लिए तैयार है। उनके द्वारा पार्टी का ऐलान करने के साथ ही ये साफ हो गया कि विजय 2026 के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के साथ उतरने का प्लान बना चुके हैं। ये बात उनके फैंस के लिए एक बड़ी उम्मीद की तरह है, क्योंकि पहले भी विजय की फिल्मों से और उनके बयान से ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि वो राजनीति में कदम रख सकते हैं। अब उनकी पार्टी के गठन से ये साफ हो गया है कि विजय अपनी पार्टी को लेकर काफी सीरियस हैं और उन्होंने अब इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है। सिनेमा में विजय का स्टारडम पहले से ही बहुत बड़ा था, लेकिन पॉलिटिक्स में एंट्री करने के बाद वो एक नई पहचान बनाने की कोशिश करेंगे। उनका मानना है कि अब समय आ गया है कि समाज में बदलाव लाने के लिए उन्हें पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना पड़ेगा। 2026 के चुनाव में क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात साफ है कि विजय ने अपने फैंस को एक नई उम्मीद दी है और राजनीति में अपनी जगह बनाने के लिए अब पूरी तरह से तैयार हैं। नंबर 2, पवन कल्याण। पवन कल्याण का नाम साउथ सिनेमा और राजनीति में एक बड़ा नाम है। पवन कल्याण जो पावर स्टार के नाम से मशहूर है, वे अपने एक्टिंग टैलेंट और स्टाइल से फैंस के दिलों पर राज कर रहे हैं। मगर पवन कल्याण का सफर सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने पॉलिटिक्स में भी अपनी किस्मत आजमाई और एज अ पॉलिटिशियन एक अलग पहचान बनाई है। साल 2008 में पवन कल्याण ने तेलुगु देशम पार्टी के खिलाफ खड़े होते हुए अपनी पार्टी जनसेना पार्टी की स्थापना की। पवन कल्याण का राजनीतिक रुख अलग रहा है। वे भ्रष्टाचार, किसानों की प्रॉब्लम्स और सोशल इश्यूज पर खुलकर अपनी राय रखते हैं, वो भी कड़े शब्दों में। इन्होंने साफ कहा है कि वे सोसाइटी में बदलाव लाने आए हैं, न कि सिर्फ सत्ता का हिस्सा बनने। पवन ने आंध्र प्रदेश में किसानों के हक की लड़ाई जैसे कई मुद्दों पर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। हालांकि पवन कल्याण की पॉलिटिकल जर्नी लगातार उतार चढ़ाव से भरी रही है। जी हाँ, दरअसल पवन कल्याण 2019 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में जनसेना पार्टी से 2 सीटों पर खुद खड़े हुए थे, लेकिन अफसोस दोनों ही सीटों पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ये चुनाव उनके लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ राजनीति में कदम रखा था और उनके फैंस को भी लगा था कि वो एक बड़ी जीत दर्ज करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हार के बाद पवन कल्याण ने राजनीति से थोड़ा ब्रेक लिया और फिर से फिल्मों में लौट आए और उन्होंने अपने एक्टिंग करियर पर फोकस करना शुरू किया और अपने फैंस के लिए कई फिल्में साइन की। हालांकि इन्होंने पॉलिटिक्स को पूरी तरह से छोड़ा नहीं था। इसके बाद उन्होंने दोबारा काम किया और वे अभी जून 2014 से आंध्र प्रदेश के 10वें उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं और समय समय पर रैलियों में नजर आते हैं। पवन कल्याण का कहना है कि उनका राजनीति में आने का मकसद सिर्फ सत्ता पाना नहीं है, बल्कि समाज में बदलाव लाना है। नंबर 3, चिरंजीवी। साउथ इंडियन सिनेमा के मेगा स्टार कहे जाने वाले एक्टर चिरंजीवी, वे अपनी जबरदस्त एक्टिंग और डांसिंग स्किल्स के लिए फेमस रहे हैं। इन्होंने इंडिया को कई आइकॉनिक फिल्में दी है,
लेकिन इनके चाहने वालों को तब सरप्राइज मिला जब चिरंजीवी ने फिल्मों से हटकर राजनीति में एंट्री मारी। जी हाँ, 2008 में इन्होंने अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम था प्रजा राज्यम पार्टी। इनके इस फैसले से इनके फैंस और जनता में इसका जबरदस्त क्रेज था, क्योंकि वे चिरंजीवी जैसे बड़े नाम से बदलाव की उम्मीद कर रहे थे। चिरंजीवी ने अपनी पार्टी को भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा किया और गरीबों और दलितों के हक की बात की। और 2009 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रजा राज्यम पार्टी ने चुनाव लड़ा और पार्टी को लगभग 18 सीटें मिली। मगर जैसे राजनीति में अक्सर उतार चढ़ाव आते हैं, वैसे ही चिरंजीवी की पार्टी प्रजा राज्यम पार्टी भी लंबे समय तक टिक नहीं पाई और 2011 में चिरंजीवी ने अपनी पार्टी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मर्ज कर दिया और खुद कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा के सांसद बने, जिसके बाद इन्हें यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म भी बनाया गया। लेकिन राजनीति में चिरंजीवी का करियर काफी उलझन और कंट्रोवर्सी से भरा रहा। जी हाँ, आंध्र प्रदेश के बंटवारे, तेलंगाना के अलग राज्य बनने के समय कांग्रेस सरकार के फैसले से जनता में काफी नाराजगी हुई और इसका असर चिरंजीवी की पॉलिटिकल इमेज पर भी पड़ा और धीरे धीरे इनके राजनीतिक करियर में ठहराव आने लगा। अब अगर आज की बात करें तो चिरंजीवी ने राजनीति से खुद को थोड़ा दूर कर लिया है और फिर से फिल्मों में एक्टिव हो गए हैं। नंबर 4, कमल हासन। साउथ इंडियन सिनेमा के उलगन नायकन यानी यूनिवर्सल हीरो कमल हासन को भला कौन नहीं जानता। इनकी फिल्में सिर्फ तमिल सिनेमा में ही नहीं पूरे देश में पॉपुलर हैं। अपनी वर्सेटाइल एक्टिंग, ग्रेट डांस और बेहतरीन कहानी की कला के लिए फेमस कमल हासन ने इंडस्ट्री में अपनी एक अलग जगह बनाई है। पर फिल्म में इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद कमल हासन का मन राजनीति में भी आया और उन्होंने राजनीति में एंट्री मारी। 2018 में इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई जिसका नाम है मक्कल निधि मयम, जिसका मतलब है जनता का न्याय केंद्र। कमल हासन की पार्टी की सोच यही रही है कि वो लोगों के लिए एक नई आवाज बने और तमिलनाडु की राजनीति में बदलाव लाए। वो भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर काफी सीरियस थे और चुनाव में भी इन मुद्दों पर खुलकर बात की। इनकी पार्टी का मकसद है कि जनता के असली मुद्दों को राजनीति के बीच लाया जाए, न कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हो। 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एमएनएम ने कई सीटों पर चुनाव लड़ा और खुद कमल हासन भी कोयम्बटूर साउथ सीट से खड़े हुए। जनता का रिस्पांस अच्छा था, लेकिन चुनाव नतीजों में एमएनएम को ज्यादा सीटें नहीं मिल पाई और कमल हासन खुद भी हार गए। हालांकि उनकी हार से उनका जोश कम नहीं हुआ। इन्होंने साफ कहा कि वो राजनीति में लंबे समय तक टिके रहेंगे और तमिलनाडु की सेवा करेंगे। अभी के समय की बात करें तो कमल हासन राजनीति में एक्टिव तो है, पर उन्होंने फिल्मों से भी पूरी तरह दूरी नहीं बनाई है। वे समय समय पर फिल्मों में काम कर रहे हैं और अपने फैंस के साथ भी जुड़े हुए हैं। हाल ही में इन्होंने फिल्म विक्रम में काम किया जो बड़ी हिट साबित हुई और इनके फैंस के बीच इनका क्रेज पहले से ही बना हुआ है। नंबर 5, जयललिता। जयललिता का नाम साउथ इंडिया के सबसे प्रेस्टिजियस और पॉपुलर पॉलिटिकल चेहरों में से एक रहा है। एज अ साउथ इंडियन एक्ट्रेस ये जितनी पॉपुलर थी उतनी ही पॉपुलैरिटी इनकी एज अ पॉलिटिशियन भी थी। जयललिता का फिल्मी सफर काफी कामयाब रहा था। उनकी एक्टिंग, टैलेंट, खूबसूरती और मजबूत स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें तमिलनाडु के लोगों का चहेता बना दिया था। लेकिन फिल्मी दुनिया से राजनीति की ओर उनका रुख उनके मेंटोर और तमिलनाडु के उस दौरान के मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन एमजीआर की वजह से हुआ। एमजीआर खुद भी एक बड़े सुपरस्टार और तमिलनाडु की राजनीति के लोकप्रिय नेता थे। और अगर बात करें जयललिता की तो इन्होंने 1982 में एमजीआर की पार्टी अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK पार्टी में शामिल होकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। जयललिता की पॉलिटिकल जर्नी में कई उतार चढ़ाव आए। 1987 में वे राज्यसभा की सदस्य बनी और धीरे धीरे पार्टी में उनका रुतबा बढ़ता गया। लेकिन एमजीआर की मौत के बाद पार्टी में लीडरशिप के लिए संघर्ष हुआ और जयललिता ने खुद को अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का चेहरा बना लिया और पार्टी की कमान संभाली। फिर 1991 में उन्होंने पहली बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने का मुकाम हासिल किया। इसके बाद इन्होंने कई बार मुख्यमंत्री पद संभाला और अपने फैसलों से राज्य में कई बड़े बदलाव लाए। इन्होंने मुफ्त शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, ग्रामीण विकास और हेल्थ केयर क्षेत्र में कई योजनाएं शुरू की, जिससे तमिलनाडु के लोगों में उनकी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई। इनके सपोर्टर्स इन्हें प्यार से अम्मा कहकर बुलाते थे। हालांकि जयललिता के करियर में कई कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी, जैसे कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और इन 1996 शी आल्सो फेस्ड जेल टाइम ड्यू टू इशू रिलेटेड टू हर एसेट्स। फिर भी वे हर बार विवादों से उबरकर इन्होंने अपने काम पर फोकस बनाए रखा और पब्लिक ने इन्हें हमेशा भरपूर सपोर्ट दिया। नंबर 6, आर शरद कुमार।
आर शरद कुमार ने साल 2007 में AISMK की स्थापना की थी। ये पार्टी समाज में समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई थी। शरद कुमार का लक्ष्य था कि वे तमिलनाडु के लोगों को एक मजबूत राजनीतिक विकल्प दें, जो समाज के गरीब और पिछड़े वर्गों की आवाज उठाए। उनकी पार्टी का पर्पस लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना और राज्य में शांति लाना था। हालांकि AISMK का राजनीतिक सफर बहुत लंबा नहीं चला और 2011 में शरद कुमार ने अपनी पार्टी AISMK को AIADMK में मिला लिया और पार्टी मर्ज होने के बाद शरद कुमार ने AIADMK के सदस्य के तौर पर राजनीति में अपनी भूमिका जारी रखी और अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी AIADMK पार्टी के साथ गठबंधन करके कुछ समय बाद शरद कुमार एक विधायक MLA के रूप में चुने गए। इन सब के अलावा 2016 में आर शरद कुमार को राज्यसभा के सदस्य के तौर पे नॉमिनेट भी किया गया, जो उनके पॉलिटिकल करियर का एक बड़ा मील का पत्थर था। राज्यसभा में इन्होंने तमिलनाडु और समाज के विभिन्न मुद्दों को उठाया और नेशनल लेवल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान इन्होंने राज्य की पॉलिटिक्स में कुछ प्रभाव डालने की कोशिश की, लेकिन इनके पॉलिटिकल करियर को ज्यादा सफलता नहीं मिली। और अगर अभी की बात करें तो आजकल आर शरद कुमार फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा नजर आते हैं और राजनीति में एक्टिव नहीं दिखते। वे प्रेजेंट में अपनी फिल्मों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, हालांकि वे कभी कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपने थॉट्स शेयर करते नजर आते हैं। नंबर 7, खुशबू। खुशबू सुंदर का नाम साउथ इंडियन सिनेमा में एक ऐसे चेहरों में आता है जो अपनी एक्टिंग और चार्म से फैंस के दिलों में हमेशा छाई रही हैं। तमिलनाडु की जनता ने तो इन्हें इतना प्यार दिया कि इनके नाम का मंदिर भी बनवा डाला। खुशबू सुंदर के फिल्मों में बेहतरीन सफर के बाद खुशबू ने राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन यहाँ इन्हें काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। चलिए इनके इस एक्साइटिंग जर्नी पर एक नजर डालते हैं। एक्ट्रेस खुशबू का जन्म 29 सितंबर 1970 को मुंबई में हुआ, लेकिन एक्टिंग के चलते इन्होंने साउथ का रुख किया और वहाँ की फिल्मों में अपनी पहचान बना ली। अपने चार्म और दमदार एक्टिंग के दम पर इन्होंने तमिलनाडु में अपनी खास जगह बना ली थी। 1980 और 1990 के दशक में इनका जादू सिर चढ़कर बोला और लोग इन्हें इतनी शिद्दत से पसंद करने लगे कि वो खुद भी हैरान थी। सिनेमा में नाम कमाने के बाद खुशबू ने 2010 में राजनीति की दुनिया में कदम रखा और तमिलनाडु के मेजर पार्टी DMK जैसी पार्टी के साथ काम करते हुए इन्होंने महिला अधिकारों और समाज सुधार के मुद्दों पर अपनी आवाज उठाई। पर कुछ सालों के बाद इन्हें लगा कि इनकी विचारधारा DMK पार्टी से मेल नहीं खा रही, तो 2014 में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस में आने के बाद इन्होंने नेशनल लेवल पर राजनीति में अपने पैर जमाने की कोशिश की और इन्हें पार्टी की वुमेन्स विंग में भी बड़ी जिम्मेदारियां मिली। कांग्रेस में कुछ साल बिताने के बाद 2020 में खुशबू ने फिर एक बड़ा फैसला लिया और BJP ज्वाइन कर ली। BJP में आने के बाद से खुशबू की छवि में भी थोड़ा बदलाव देखने को मिला। अब वो BJP के एजेंडा को प्रमोट करती हैं और पार्टी के कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखती हैं। वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और BJP के विचारों का समर्थन करती हैं। हालांकि वे फिल्मों से पूरी तरह दूर नहीं हुई हैं और समय समय पर कुछ खास प्रोजेक्ट्स में भी नजर आती हैं। नंबर 8, नंदमुरी बालकृष्ण। नंदमुरी बालकृष्ण ये साउथ इंडियन सिनेमा के जाने माने एक्टर हैं और तेलुगु सिनेमा में इनका एक अलग ही रुतबा है। एक्टर के तौर पर बालकृष्ण ने अपनी जबरदस्त एक्टिंग और एक्शन सीन से फैंस का दिल जीता है। वे तेलुगु सिनेमा के लेजेंड एक्टर और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नंदमुरी तारक रामाराव यानी NTR के बेटे हैं। बालकृष्ण ने अपने फिल्मी करियर में 100 से भी ज्यादा फिल्में की हैं और साउथ के एक्शन हीरो के तौर पे इन्हें खूब पसंद किया गया। इनकी एक्टिंग का दम, डायलॉग्स का पावर और फैंस के बीच इनकी फैन फॉलोइंग सब मिलाकर बालकृष्ण को टॉलीवुड का सुपरस्टार बनाते हैं। 1980 के दशक से लेकर अब तक इन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिनमें समरसिम्हा रेड्डी, नरसिम्हा नायडू, लॉयन और गौतमी पुत्र सतकर्णी जैसी फिल्मों ने इन्हें स्टारडम के ऊंचे मुकाम पर पहुंचाया। और अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए तो बालकृष्ण का परिवार पहले से ही राजनीति में एक्टिव था, तो इनका पॉलिटिक्स में आना ज्यादा हैरानी वाली बात नहीं थी। 2014 में इन्होंने अपने पिता NTR की राजनीतिक पार्टी तेलुगु देशम पार्टी TDP से चुनाव लड़ा और आंध्र प्रदेश की हिंदूपुर सीट से विधायक चुने गए। हिंदूपुर वही सीट है जिसे उनके पिता ने भी कभी संभाला था। चुनाव जीतने के बाद इन्होंने TDP पार्टी के लिए काम करना शुरू किया और पार्टी को मजबूती देने की कोशिश की। नंदमुरी बालकृष्ण राजनीति में अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड और बिंदास छवि के लिए जाने जाते हैं और जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर वे हमेशा खुलकर बोलते हैं। फिलहाल बालकृष्ण आंध्र प्रदेश विधानसभा से हिंदूपुर से विधायक हैं
और तेलुगु देशम पार्टी के एक सीनियर नेता के तौर पर भी एक्टिव हैं। साथ ही वो फिल्मों में भी लगातार काम कर रहे हैं और उनके फैंस उन्हें बड़े पर्दे पर देखना भी खूब पसंद करते हैं। नंबर 9, करुणास जिन्हें तमिल सिनेमा में उनकी कॉमेडी और सुपर्ब एक्टिंग के लिए जाना जाता है। ये साउथ के उन स्टार्स में से हैं जिन्होंने फिल्म के साथ साथ राजनीति में भी नाम कमाया है। करुणास ने तमिल सिनेमा में अपना करियर एक कॉमेडियन के तौर पर शुरू किया और जल्द ही ऑडियंस के बीच मशहूर हो गए। अपने कॉमेडी रोल्स के अलावा करुणास ने कई फिल्मों में सीरियस किरदार भी निभाए और अपनी एक्टिंग से साबित किया कि वो सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं है बल्कि एक शानदार एक्टर भी हैं। लेकिन बाद में इन्होंने अपने करियर में पॉलिटिक्स की दुनिया में भी हाथ आजमाया। इन्होंने 2016 में AIADMK यानी अन्ना द्राविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और तमिलनाडु विधानसभा में तिरुविडई मरुधुर सीट से विधायक चुने गए। करुणास का मानना था कि उनकी पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल समाज सेवा और जनता की भलाई में होना चाहिए, इसलिए उन्होंने पॉलिटिक्स में आकर जनता की प्रॉब्लम्स के लिए काम करना शुरू किया। विधायक बनने के बाद इन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में कई मुद्दों पर ध्यान दिया, जैसे सड़क, बिजली और पानी की समस्या। हालांकि राजनीति में करुणास का सफर बिल्कुल आसान नहीं रहा। कुछ कंट्रोवर्सीज के कारण इनकी इमेज को नुकसान पहुंचा और इनकी पार्टी AIADMK के साथ इनके रिश्ते भी थोड़े बिगड़ गए, जिसके बाद वो राजनीति में थोड़ा कम एक्टिव दिखे और अपने निर्वाचन क्षेत्र में भी इनका प्रभाव थोड़ा कम हो गया। फिलहाल करुणास पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। उनका ज्यादातर फोकस फिर से फिल्मों पर लौट आया है और वे अपनी एक्टिंग करियर पर ध्यान दे रहे हैं। हालांकि पब्लिक प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर वो तमिलनाडु की राजनीति और जनता के मुद्दों पर कभी कभी अपनी राय रखते हैं। नंबर 10, राधिका शरद कुमार ने साउथ सिनेमा से बॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग से एक अलग पहचान बनाई है। इन्हें आपने कई सारी फिल्मों में देखा ही होगा। इनकी एक्टिंग का जादू तो जबरदस्त है ही, साथ ही वो अपनी पर्सनल लाइफ और पॉलिटिकल एक्टिविटीज को लेकर भी चर्चा में रही हैं। राधिका का एक्टिंग करियर 1970 के दशक में शुरू हुआ और आज तक वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम और हिंदी फिल्मों में अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए फेमस हैं। पर फिल्मों के अलावा पॉलिटिक्स में भी इन्होंने हाथ आजमाया और अपनी अलग पहचान बनाई। राधिका ने पॉलिटिक्स की दुनिया में अपने पति R शरद कुमार के साथ कदम रखा। उनके पति ने 2007 में अपनी पार्टी AISMK बनाई थी, जिसका उद्देश्य समाज में समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना था। राधिका ने इस पार्टी के साथ जुड़े कई सामाजिक कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जनता के मुद्दों को उठाया। हालांकि AISMK को ज्यादा सफलता नहीं मिली और बाद में ये पार्टी अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के साथ गठबंधन में आ गई, यानी AIADMK पार्टी के साथ। इस दौरान राधिका ने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर कई चुनाव अभियानों में हिस्सा लिया और पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन राजनीतिक फील्ड में उनका सफर ज्यादा कामयाब नहीं हो पाया और समय के साथ वो पॉलिटिक्स से थोड़ी दूर हो गई। आज राधिका फिल्मों और टीवी शोज में एक्टिव है और अपने प्रोडक्शन हाउस राधिका शरद कुमार प्रोडक्शन के तहत कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। पॉलिटिक्स में वो फिलहाल ज्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन कभी कभी सोशल इश्यूज पर खुलकर बोलती हैं और लोगों की समस्याओं पर अपनी राय भी रखती हैं। इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you like my video, please do subscribe to my YouTube channel and also share, comment, like and press the bell icon.